नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे और उन्हीं कुछ देश के ऐसे विषयों पे जिस पे आप भी एक दृष्टि रखते हैं और आपका एक अपना सोच है, वो समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संदीप, सबसे पहले तो ये एक जाति जनगणना की बात बार बार हो रही है। हम लोग एक बार बात कर भी चुके हैं इस पे, जी जी, क्योंकि इसका बहुत क्लोज रिलेशनशिप ओबीसी जो रिजर्वेशन है उससे है। अभी हाल के दिनों में कल परसों ये हुआ कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इस समय जो उनके सबसे प्रखर आलोचक थे तेजस्वी यादव, ये दोनों लोग एक साइड देखे गए। नीतीश उनकी तारीफ करते हुए देखे गए और ये लोग मतलब प्राइम मिनिस्टर से भी मिले कि भाई जाति जनगणना होनी चाहिए और इन सब की बात थी। मैं जब ये देखता हूं तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड लीडर्स के रूप में दो बहुत बड़े नाम आते हैं, एक मुलायम सिंह जी और एक कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी अब नहीं है, मुलायम सिंह जी मोर और लेस एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरह से रिटायरमेंट ही है। तो एक तो थोड़ा संक्षेप में ये बताएं कि ये जाति जनगणना क्या केवल इलेक्शन इशू है या ये एक सामाजिक इशू भी है? पहले तो इस पे बात कर लेंगे, फिर कल्याण सिंह साहब पे भी थोड़ी बात की जाएगी। जी, देखिए, ये जो पिछड़े वर्ग को लेके जो भी राजनीति हो रही है, ये तो बहुत सीधा सा मामला है कि हमारे यहाँ जितने राजनीतिक दल हैं सभी बात भले ही वो जो भी करते हों, विचारधारा उनकी जो भी हो, लेकिन वामपंथी पार्टियों को छोड़ के मैं कहूँगा बाकी सभी पार्टियाँ जाति का गणित बैठाती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आज प्रदेश में सत्ता में इसलिए है क्योंकि उसने विभिन्न जातियों के नेताओं को, जैसे दलितों में पासी समाज के नेता कौशल किशोर, ओबीसी में मौर्य बिरादरी में केशव प्रसाद मौर्य तो उप मुख्यमंत्री ही हैं और ये एक दबाव है काफ़ी भाजपा के ऊपर कि अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड का हो। फिर आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भी उन्होंने पार्टी के अंदर लिया और स्वतंत्र सिंह अध्यक्ष ही हैं। जी, स्वतंत्र सिंह अध्यक्ष हैं और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन था और गठबंधन की संभावना अभी भी खुली हुई है। तो इस तरह से इन्होंने विभिन्न बिहार संजय निषाद जी निषाद जी को के साथ गठबंधन हो रहा है। तो इन लोगों को लेके इन्होंने यहाँ पे सत्ता में ये काबिज हुए हैं। इनके बिना संभव नहीं था क्योंकि जो इनका कोर सपोर्ट बेस है वो सवर्ण है और सवर्ण वोटों के आधार पे आप इस देश में सत्ता में नहीं आ सकते। तो ये इन्होंने एक गणित बैठाया और इसके नाते ये सत्ता में है। हालांकि जो इनकी राजनीति है वो कुल मिला के वही जो भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है उसी वर्ण आश्रम के आधार पे ही और उसी वरीयता क्रम को ही तरजीह दी जाती है। आप देखेंगे तो जो निर्णय वाले लोग जो ऊंचे पदों पे बैठे हैं वो अभी भी सब ज़्यादातर सवर्ण पृष्ठभूमि से ही हैं। आरएसएस के बारे में तो ये मशहूर है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र का एक विशेष किस्म का ब्राह्मण ही आरएसएस का जो है प्रमुख हो सकता है। तो एक एक्सेप्शन था रज्जू भैया, जी, जो राजपूत थे, वो भी कोई बिल्कुल बैकवर्ड नहीं थे, सवर्ण ही उससे आते। बिल्कुल, और उसके बाद वापस फिर वो चला गया उनके हाथ में। तो ये इस देश की सच्चाई है। इसलिए सारी पार्टियां इस समय ये कह रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके पीछे सोच ये है कि जो आखिरी जनगणना जातिगत हुई थी 1931 में, उसके आधार पे अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% है और अगर ये माना जाए कि ज़्यादातर जो सवर्ण हैं वो गांव छोड़ के शहर आ गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, नौकरियों में आ गए हैं और ये एक सच्चाई है पूरी दुनिया की, सिर्फ इस देश की नहीं, कि जैसे आदमी गरीबी से उठ के मध्यम वर्ग और फिर उच्च मध्यम वर्ग में आता है तो परिवार में बच्चों की संख्या कम हो जाती है। तो अगर ये माना जाए कि ओबीसी परिवार अभी भी यादव कुर्मी अभी भी ज़्यादातर गांव में रह रहे हैं तो ये जाहिर है कि उनकी जनसंख्या शायद उसका प्रतिशत बढ़ा होगा, दलितों का भी बढ़ा होगा इसी वजह से। और इस पे भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि बच्चों की संख्या का ताल्लुक गरीबी से है, वो किसी धर्म जाति से नहीं है। तो इसलिए ये मांग हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक आरक्षण पे एक सीमा तय कर दी है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं कर सकते।
उसका अपवाद है, वो संसद में वो संशोधन करके संविधान में आपने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को रिजर्वेशन दिया है। तमिलनाडु में 50% से ज़्यादा का आरक्षण है, तो इसके अपवाद ज़रूर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक मोटा एक ये इस बात को मानता है कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए जब मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद जब अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू हुआ तो 22.5 अनुसूचित जाति जनजाति में 27 जोड़ के उसको 49.5 पे पहुंचाया गया ताकि 50 के अंदर ही रहे। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लगता है कि हमें जितना आरक्षण मिलना चाहिए अभी तो सिर्फ उसका आधा ही मिल रहा है, और शायद हमारी जनसंख्या और ज़्यादा हो चुकी होगी, इसलिए ये दबाव है। ये देश का बड़ा वर्ग है, निश्चित रूप से 50% से ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल जायज़ मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद आरक्षण की नीति पे पुनर्विचार होना चाहिए। ये जो 50% की सीमा लगा के रखी गई है ये हटनी चाहिए। अब इसमें एक दो बातें और हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि जो आरक्षण का लाभ है वो कुछ पिछड़ा वर्ग में और दलित जातियों में भी और आदिवासी में भी कुछ विशेष जाति के लोगों ने ही उसको उठाया है, उसका लाभ। तो ये लाभ और भी बिरादरियों को मिले, इसके लिए एक क्रीमी लेयर का सिद्धांत तय हुआ है कि भाई अगर आपकी आय इससे ज़्यादा है तो आप आरक्षण के हकदार नहीं होंगे। हालांकि SC ST आरक्षण में अभी वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन पिछड़ा को भी पिछड़ा और अति पिछड़ा में बांटना और दलित को दलित महादलित में बांटने की बात हो रही है। बिहार में तो पिछड़ा अति पिछड़ा में विभाजन हुआ है। तो शायद हम एक उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें कि जिस जाति की का जितना उसकी जनसंख्या में उपस्थिति है उसके अनुपात में उसको आरक्षण मिले, ऐसी स्थिति की तरफ शायद हम बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि मैं इसमें एक बात और कर लूं, आजकल सारी चीजें वोट ड्रिवन है या इलेक्शन ड्रिवन है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। जब कल्याण सिंह पार्ट 1 में जब देखता हूं, कल्याण सिंह का मतलब एक उनका बीच में भाजपा से निकल गए या निकाल दिए गए और फिर भाजपा में आए, मैं पार्ट 1 कर रहा हूं जब वो ओरिजिनल भाजपा में थे, तो कल्याण सिंह में वोट दिलाने की भी क्षमता थी और सारी बिरादरी, तब वो केवल ये नहीं था कि, लेकिन जब वो पार्ट 2 में आए तो कल्याण सिंह को प्रोजेक्ट किया गया लोधी लीडर के ऊपर, जो मुझे लगता है कल्याण सिंह पार्ट 1 में एक एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे, गुंडों के प्रति जीरो टॉलरेंस, नकल वाले उस पे उन्होंने शक्ति, मतलब उन्होंने वो एक चीज दिखाई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। और जैसे आज की तारीख में दिक्कत क्या हो रही है, बीजेपी के पास इस तरह का कोई बैकवर्ड लीडर नहीं है जो सवर्ण जिसको वोट करे, उनको ये दिक्कत नहीं थी। कल्याण सिंह पार्ट 1 में उनको सवर्ण भी वोट करने को तैयार थे। तो इस पे जरा कल्याण सिंह पार्ट 1 और पार्ट 2 का, क्योंकि अब तो नहीं रहे, और उस पे जरा बताइए। देखिए बीजेपी वाले बहुत रो रहे हैं उनके रोने से। जी नहीं, ये और आपने इसके पहले देखा कि जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो शायद ही कोई भारतीय जनता पार्टी और RSS का बड़ा नेता बचा हो जो अस्पताल में जाके उनसे मिला ना हो, और मुख्यमंत्री तो कई बार गए। तो ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसे नेता को जो एक समय भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुका था, जिसने अपना राजनीतिक दल बना लिया था, जिसका मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था, उनके लड़के जाके वो पार्टी ज्वाइन कर लिए थे, उनके पुत्र राजवीर पार्टी में शामिल हो गए थे। मैं एक मिनट एक अच्छा सा वाकया बताऊं, आज राजवीर सिंह जी का बयान है जी कि मुझसे ज्यादा तो योगी आदित्यनाथ जी उनके बड़े बेटे जैसा व्यवहार किए, जो अपने पिता की मृत्यु पे भी अपने घर नहीं जा पाए, लेकिन कल्याण सिंह जी की मृत्यु पे बिल्कुल छाया की तरह उनके साथ है। वही राजवीर सिंह को मतलब एक बार वो मुलायम सिंह के यहाँ जाके जनरल सेक्रेटरी भी बन गए थे, महासचिव बन गए थे पार्टी। जी तो ये विशुद्ध रूप से वोटों की राजनीति हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न कारणों से वो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ आंदोलन से शुरू करके किसान आंदोलन और उसके बाद कोरोना का जिस तरह से कुप्रबंधन हुआ, अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। तो उनको अचानक ये समझ में आया कि कल्याण सिंह को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये सच्चाई है। ये मैं जानता हूँ, मैं जब ग्रामीण इलाके में जाता हूँ, उन्नाव वगैरह, तो हमें हमारे साथी बताते हैं कि भैया जी लोथ लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं,
हाँ, वो सब एकदम भाजपा के प्रति समर्पित हैं। तो लोध बिरादरी की अच्छी खासी संख्या है और भाई इसीलिए उन्नाव से साक्षी महाराज को सांसद बनाया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। तो लोध बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित रहे, इसलिए कल्याण सिंह का महिमा मंडन हो रहा है, मरने के पहले, मरने के बाद। नहीं तो ये सवाल जो आप ही ने पूछा है कि भाई जब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, अगर ये कहा जा रहा है कि कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद के ध्वंस में सहायक भूमिका निभा के सबसे मुख्य भूमिका ऐसा जी मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त किया, तो सवाल ये उठता है कि जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था तो उस समय कल्याण सिंह जी को क्यों नहीं ले जाया गया, जैसे कि राष्ट्रपति कोविंद को नहीं ले जाया गया। तो उनका तो समझ में आता है कि भाई वो आप एक दलित राष्ट्रपति को नहीं ले जाना चाहते थे, और शायद वो जाते तो उनकी एक प्रमुख भूमिका होती प्रोटोकॉल के हिसाब से। जी, फोटो उनकी भी आती जी। तो नरेंद्र मोदी गए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल गई राज्यपाल के रूप में। इन तीनों की वहाँ जाने का क्या औचित्य था, आप बताइए। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि पीएम केयर्स फंड, जिसके नाम में पीएम है, मतलब वो नरेंद्र मोदी केयर्स फंड नहीं है, और अगला जो प्रधानमंत्री आएगा वो उसको क्या मानेगा कि वो प्राइवेट ट्रस्ट है कि सरकारी ट्रस्ट है। पीएम केयर्स फंड अगर प्राइवेट ट्रस्ट है और उसका हिसाब किताब आप सूचना के अधिकार में जनता को देने को तैयार नहीं है, तो ये जो अयोध्या में ट्रस्ट बना है, क्या ये सरकारी ट्रस्ट है कि इसका डीएम जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर है, इसका उत्तर प्रदेश सरकार, हाँ, केंद्र सरकार के अधिकारी उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, और उसके किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल जाती हैं, तो ये क्या सरकारी ट्रस्ट है? ये एक बड़ा सवाल है। तो ये बात इनको समझ में आई कि ये गलती हो रही है कि कल्याण सिंह को वहाँ नहीं बुलाया गया, और अगर लोध बिरादरी का वोट आपको अपने पास रखना है तो उनको महत्व देना पड़ेगा, और इसीलिए ये सारा तमाशा हो रहा है। मैं इसको तमाशा ही कहूँगा। और ये पूछा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी। कल्याण सिंह की जो भूमिका थी ये ठीक है, जो भाजपा समर्थक हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके लिए ठीक हो सकती है, लेकिन अगर देश के हिसाब से देखा जाए तो कल्याण सिंह ने उस दिन मुख्यमंत्री के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को ये शपथ दी थी कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, यानी कि मैं वो जो ढांचा है बाबरी मस्जिद का उसको नहीं गिरने दूंगा। अंडर ओथ कहा था। अंडर ओथ। और जब वो ढांचा गिर जाता है तो वो कहते हैं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता पहले हूं, मुख्यमंत्री बाद में हूं। और मेरी ये पक्की जानकारी है शीतला सिंह जी के माध्यम से, जो जनमोर्चा के संपादक हैं, कि कल्याण सिंह इस्तीफा देना चाह रहे थे, और उस समय मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, अडवाणी जी ने मना किया, टेलीफोन एक्सचेंज से अडवाणी जी वहां से कह रहे थे नहीं अभी रुके रहो, गिर जाने दो, तब इस्तीफा दो। तो इतनी बड़ी साजिश हुई जिसमें सत्ता में बैठे लोगों ने उस मस्जिद को गिराने में भूमिका निभाई, जिसके कारण इस देश की पूरी राजनीति बदल गई। वो राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल होगी लेकिन इस देश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसने इस देश का चरित्र ही बदल दिया है और हमें अपने संविधान से दूर ले जा रहा है। हमारी जो प्रतिबद्धता है इस देश के संविधान के प्रति, धर्मनिरपेक्षता के प्रति, समाजवाद के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, उन मूल्यों से हम दूर गए हैं। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। हम सारे मानकों में नीचे आ रहे हैं जो मानवाधिकार लोकतंत्र के मानक हैं। डॉक्टर संदीप, मैं एक मिनट बीच में रोक के एक प्रश्न है, क्योंकि वो अनुत्तरित रह जाएगा, उसका कहीं रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। अभी चूंकि राम जन्मभूमि की बात आई और प्रधानमंत्री आके उसका भूमि पूजन किए, और ये बहुत एक मूल प्रश्न है। भाई जैसे मैं पूजा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं तिलक लगाता हूँ, आप जी नास्तिक हैं जी, मैं आस्तिक हूँ, और ये हमारा अपने ढंग से धर्म है, हमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप मेरे घर आते हैं, मैं आपके घर जाता हूँ, बाकी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरत होती है तो आप प्रसाद मिठाई समझ के खा लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन एक चीज ये कही जाती है कि देश के जो प्रधान पदों पे बैठे हुए लोग हैं, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें हैं,
और इसका एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर में इसलिए रोका था। उनका कहना था कि देश के राष्ट्रपति को किसी धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक धर्म में जा रहे हो तो आप सब धर्म में जाइए, क्योंकि आप फिर एक धर्म के नहीं रह रहे हैं। तो इस पे थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो मोदी जी एक हिंदू धर्म के लिए आके यहाँ किए, तो आपको लगता है कि ये उचित था? नहीं, ये मैं तो पहले कह चुका हूं कि ये 3 लोगों को वहां रहना ही नहीं चाहिए था। नहीं, प्रधानमंत्री मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पद के हिसाब से। जी जी, मतलब प्रधानमंत्री, क्योंकि वो कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं है जी। जो राम जन्मभूमि जो मंदिर है, थोड़ी देर के लिए अगर सरकारी भी हो जी, हम कह रहे हैं थोड़ी देर बहस ये करें कि अगर सरकारी भी हो तो धर्म विशेष के कार्यक्रम में नहीं। एक तो वो सरकारी इसलिए नहीं है क्योंकि उसका चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कोई सरकारी भी इस तरह की चीज हो जी, और एक धर्म विशेष की हो जी, नहीं वो तो धार्मिक कार्यक्रम में जाना क्या उचित है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं उचित है। आप अगर एक संवैधानिक पद पे हैं और अगर भारत का संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो जो नेहरू जी की भूमिका थी वही सही है कि आप अपने धर्म का पालन अपने व्यक्तिगत जीवन में कीजिए। आप बतौर नरेंद्र मोदी जाइए दर्शन करने, आप बतौर योगी आदित्यनाथ जाइए दर्शन करने, लेकिन अगर आप पूरे सरकारी ताने बाने के साथ वहाँ जाते हैं और पूरा शासन प्रशासन आपके सेवा में इस तरह से लगा हुआ है, जैसे कि ये तो बात छोड़िए, अब रामलीला में उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर पेशेवर जो मॉडल हैं जिनको पैसा देके राम और सीता बनने के लिए बुलाया जाता है, उनको लेके जाता है अयोध्या। मतलब ये तो हद हो गई कि ये तो पूरा प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि आप सरकारी हेलीकॉप्टर पेशेवर कलाकारों को आप इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। उसका इस मकसद के लिए वो हेलीकॉप्टर नहीं रखा गया है। तो ये जो पूरी भूमिका है, ये जो गडमड कर दी है इन्होंने, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि राजनीति में धर्म को लाया गया है, धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है। तो धर्म हमारे व्यक्तिगत जीवन तक सीमित रहना चाहिए। हम चाहे जिस धर्म को माने, आप धर्म का पालन करते हैं, मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि आप अपने धर्म को मानते हैं, और आपके जो तौर तरीके हैं उसका मैं सम्मान करता हूं, मैं उसका कभी विरोध नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करेंगे तो मैं ज़रूर विरोध करूंगा, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और अगर आप संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो उसका संदेश गलत जाएगा, और वो गलत जा ही रहा है। आप इस देश में देखिए क्या स्थिति हो गई है कि हमारी सरकार कहती है कि अफ़गानिस्तान से हम हिंदू और सिखों को तो ले आएंगे, लेकिन मुसलमानों की आप बात नहीं करते। दानिश सिद्दीकी नाम का पत्रकार वहाँ मारा जाता है, तालिबान ने मारा, उसके लिए आज तक हमारे प्रधानमंत्री ने कोई संवेदना की कोई शब्द नहीं, कोई प्रकट नहीं की श्रद्धांजलि। तो अगर हम भेदभाव करने लगेंगे धर्म के नाम पे, तो आखिर हम में और तालिबान में क्या फ़र्क रह जाएगा? जिस तरह से लोग छोड़ छोड़ के वहाँ भाग रहे हैं, तो धर्म को राजनीति में तरजीह देने का यही परिणाम है कि धीरे धीरे जिस तरह से अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुँचेगा। जिस तरह से अफ़गानिस्तान में महिलाओं के अधिकार ख़त्म हो गए हैं, हिंदुस्तान में धीरे धीरे अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के, आदिवासियों के अधिकार जो है वो उनका क्षरण हो रहा है। तो हम जो एक इस तरह का समाज बनना चाहते थे जिसमें कि बराबरी, न्याय, शांति, बंधुत्व, इस तरह के मूल्यों को महत्व दिया जाए, उससे हम भटक रहे हैं। और उस पूरी राजनीति को पटरी से उतारने में कल्याण सिंह की एक भूमिका है जिसकी भर्त्सना होनी चाहिए, जिसकी प्रशंसा तो कतई नहीं की जा सकती है। तो ये जो देश का राजनीति का चरित्र बदला है, निश्चित रूप से इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसलिए वो कल्याण सिंह को महत्व दे रही है। लेकिन इसमें भी सिर्फ उनका स्वार्थ है, क्योंकि अगर वो वाकई में कल्याण सिंह को मानते तो उनको वहाँ जब शिलान्यास हुआ तो उस समय वहाँ उपस्थित रहना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप बात करने के लिए। अगले उसमें हम लोग थोड़ा जात पे और डिटेल में बात करना चाहेंगे, क्योंकि जात थोड़ा गूढ़ विषय है, क्योंकि जात और आरक्षण दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जी नमस्कार। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें,
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।